नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हैं केसी स्कैरी चैनल। दोस्तों, मेरी कहानी जिसका नाम था भानगढ़ किला, उसका दूसरा भाग ये रहा। आदित्य दिव्या से बातें कर रहा था कि तभी विनय के चीखने की आवाज आई। सभी उस आवाज की ओर भागे और वहां जाकर देखा तो विनय खून से लथपथ जमीन पर तड़प रहा था। उसे देखकर सबके होश उड़ गए। आदित्य ने जल्दी जल्दी विनय को उठाया और किसी ऊंची जगह पर लिटाया, उसके खून साफ किए। विनय दर्द से कराह रहा था, मानो वो अपनी अंतिम सांसें भर रहा हो। आदित्य बेहद घबराया हुआ था और साथ ही साथ पूरी टीम बेहद परेशान थी। सभी ने विनय को ठीक करने की बहुत कोशिश की। रिया ने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और कॉटन से विनय के खून साफ करने लगी। थोड़ी ही देर में कोशिश करते हुए भी सभी ने हार मान ली। आदित्य की बाहों में विनय ने दम तोड़ दिया। विनय के इस तरह अचानक मौत हो जाने से आदित्य बिल्कुल शॉक में चला गया। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। जैसा कुलदीप सिंह ने कहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। कुलदीप सिंह ने कहा था कि देखो आदित्य, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो जगह बहुत ही खतरनाक है। अगर कोई और होता तो मैं उसे वहां जाने से रोक देता, लेकिन बात तुम्हारी है, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन सावधान जरूर करूंगा। वहां तुम लोगों में से किसी की जान भी जा सकती है। आदित्य ये बात सुनकर हैरान हुआ था, मगर कुलदीप सिंह की बातें यूं ही नहीं, इसलिए आदित्य उसकी बातों पर अमल करने लगा। कुलदीप सिंह ने यह भी कहा था कि इस लड़की दिव्या पर नजर रखना। न जाने क्यों वो जब से छावनी आई थी, वो कुलदीप सिंह को थोड़ी खटक रही थी। आदित्य को यह आखिरी हिदायत देते हुए कुलदीप सिंह ने आदित्य को छावनी से विदा किया था। ये बातें आदित्य को बहुत अच्छे से याद थी, मगर उसने दिव्या पर ही नजर रखने के लिए क्यों कहा, यह बात भी आदित्य को अंदर से कचोट रही थी। तभी कुलदीप सिंह का फोन आया। अचानक रिंग बजने से आदित्य ने फोन उठाया। कुलदीप सिंह ने फोन पे जो बताया वो आदित्य के समझ से बहुत बाहर था। कुलदीप सिंह ने बताया कि बीती रात उसने एक अजीब बात देखी, जो बताना वो भूल गया था। उसने बताया कि मैंने देखा कि दिव्या आधी रात में अपने बिस्तर से उठकर कुछ बड़बड़ा रही थी। आदित्य ने पूछा क्या? उसने बताया कि वो कह रही थी कि धीरे धीरे सब मरेंगे, लेकिन पहली बारी विनय की थी। आदित्य ने दिव्या की ओर देखा और फिर कुलदीप को कहा, तुमने सच कहा, ऐसा ही हुआ। विनय हमारे बीच नहीं रहा। न जाने उसकी मौत कैसे हुई, नहीं पता, मगर वो मेरे सामने लेटा हुआ है। यह सुनकर कुलदीप सिंह भी हिल गया और उसने बोला कि वो अपनी छावनी से कुछ सिपाही भेज रहा है ताकि विनय को उसके घर भिजवाया जा सके। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। आदित्य तो समझ चुका था कि दिव्या के साथ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने किसी के सामने अभी ये बातें जाहिर नहीं की। दिव्या के एक्सप्रेशन को देखकर आदित्य को कुछ गड़बड़ लग रहा था, लेकिन वो दिव्या को भी बचाना चाहता था, इसलिए वो सामने से किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले सकता था। लेकिन उसने दिव्या के बारे में सभी को बता दिया ताकि सब दिव्या से बच कर रहे और चौकन्ना रहे। टीम के सारे मेंबर ये बात जानने के बाद एकदम से चौंक गए और दिव्या की ओर देखने लगे। दिव्या भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि सब उसे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, मगर दिव्या ने किसी से कुछ कहा नहीं, चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गई।
शाम हो गई थी। आदित्य ने कहा, आज फिर रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई। इतना बड़ा हादसा होने के बाद हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए। हम फिर छावनी के लिए निकलेंगे। मैं कुलदीप सिंह को फ़ोन करके गाड़ी मंगवा लेता हूँ। तुम लोग रेडी हो जाओ, सारे सामान बांध लो। आदित्य के कहे अनुसार ही सारे ने अपने अपने सामान बांध लिए और रेडी हो गए, मगर कुलदीप सिंह का फ़ोन ही नहीं लग रहा था। आदित्य ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार ट्राई किया, मगर फ़ोन जा ही नहीं रहा था। एक तो नेटवर्क का प्रॉब्लम, ऐसे सुनसान और फोर्ट में नेटवर्क का आना बहुत ही नामुमकिन लग रहा था। आदित्य बेहद घबराया। उसने सोचा कि अगर कुलदीप सिंह ने गाड़ी नहीं भेजी तो हमें आज रात यहीं रुकना पड़ेगा, इसी किले में, और जो कि हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। रिया ने आदित्य को परेशान होते देखकर उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आदित्य ने रिया को बताया कि कुलदीप का फोन नहीं लग रहा और वो अंधेरा होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि उसके मन में एक डर समा गया था। विनय की मौत के बाद उसे ये डर था कि अब किसी और की जान न जाए। रिया भी आदित्य की बात सुनकर घबरा गई और उसने सभी को ये बात जाकर बताई। उन सब के पास अब कोई चारा नहीं था सिवाय इंतजार करने के। आदित्य मोबाइल को ऊपर उठा उठाकर दाएं बाएं इधर उधर करके नेटवर्क लाने की कोशिश कर रहा था, मगर किसी के फोन में नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। तभी राजा ने कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी लेकर आओ। आदित्य ने कहा कि राजा जरा संभल के जाना और टॉर्च साथ लेकर जाओ, सेल फोन भी। राजा पानी लेने के लिए कुछ दूर गया और जब वो कुछ घंटे तक वापस नहीं आया तो सबकी चिंता बढ़ गई। विवेक ने कहा, राजा अभी तक वापस नहीं आया, आखिर कहाँ चला गया होगा? आदित्य, एक तो ये फोन नहीं लग रहा, ऊपर से ये राजा पता नहीं कहाँ चला गया। रिया ने आदित्य की तरफ देखकर कहा, कहीं राजा को तो कुछ। रिया इतना कहकर चुप हो गई। उसके मन में एक घबराहट सी थी, जो आज विनय के साथ हुआ कहीं वो राजा के साथ ना हो जाए। आदित्य ने कहा, चलो हमें राजा को ढूंढना होगा। सभी किले में राजा को ढूंढने लगे, मगर दिव्या कहीं नहीं थी। वो वापस से गायब हो चुकी थी। आदित्य चिल्लाते हुए राजा को पुकार रहा था, मगर राजा का सामने से कोई जवाब नहीं आया। कुछ दूर जाने और ढूंढने के बाद सभी को राजा की चीखें सुनाई देने लगी। उसके उस चीख में दर्द छुपा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि राजा दर्द से करा रहा है और वो मदद के लिए अपनी टीम को बुला रहा है। सभी उस आवाज के पीछे भागे। थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गए और उन्होंने देखा कि सामने राजा जमीन पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। आदित्य दौड़कर उसके पास गया और बोला, राजा, ये तुम्हें क्या हो गया? कैसे हुआ? किसने किया? आदित्य के सवाल सुनकर राजा रोने लगा और बोला, किसी ने मेरा पैर तोड़ दिया। सभी उसकी बात सुनकर हैरत में पड़ गए। राजा ने बताया कि ये काम दिव्या ने किया है। सभी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। आदित्य ने कहा, दिव्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिव्या कैसे मार सकती है तुम्हें? वो तुम्हें क्यों मारेगी? मगर राजा ने कहा कि वो दिव्या नहीं थी आदित्य, वो तो कोई और ही लग रही थी। जिस तरह से वो मुझे देख रही थी और मुझ पर वार कर बैठी, वो सच में दिव्या नहीं थी। विवेक ने कहा कि बहुत खून बह चुका है, एक काम करो, पहले इसे हॉस्पिटल भेजना होगा, नहीं तो क्या पता जो हालत विनय की हुई हो वो राजा की भी हो जाए। विवेक इतना कहकर चुप हो गया और सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबको राजा की चिंता सता रही थी। राजा को जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहती थी। उसे सही समय पर हॉस्पिटल नहीं भेजा गया तो कहीं उसकी मौत ना हो जाए।
मगर कुलदीप सिंह का फोन ही नहीं लग रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे राजा का दर्द भी बढ़ रहा था, मगर टीम कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आदित्य बस मोबाइल के भीतर घुस कर बैठा था। जरा भी नेटवर्क आए तो वो कुलदीप सिंह को फोन लगाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। सबने राजा को अपने सामने तड़पते हुए देखा और पूरी रात वहीं बैठकर तमाशा देखते रहे। भोर हो गई। तकरीबन 4:30 बजे राजा दर्द से कराहता हुआ अपनी अंतिम सांस ले रहा था। रिया राजा के सर पर हाथ फेर रही थी। सबकी आंखों में आंसू था और एक मजबूरी भी थी। वो राजा के लिए कुछ नहीं कर पाए और अंततः राजा की मौत हो गई। अब सबका गुस्सा 7वें आसमान पर था। सब दिव्या को ढूंढ रहे थे, इसलिए कि उससे पूछ सके कि वो ऐसा क्यों कर रही है। आदित्य को कहीं न कहीं इस बात का अंदेशा था कि दिव्या गलत नहीं है, मगर वो ऐसा क्यों कर रही है ये बात आदित्य को भी परेशान कर रही थी। पूरे किले में दिव्या को ढूंढो, वो कहीं जाकर छुपी होगी, विवेक ने गुस्से में कहा। आदित्य समझ चुका था कि सभी को दिव्या पर बहुत गुस्सा आ रहा है और अगर दिव्या किसी के हाथ लग गई तो वो बच नहीं पाएगी। आदित्य ने समझदारी दिखाते हुए कहा, तुम लोग दिव्या को कुछ नहीं कहोगे क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। तब विवेक ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिव्या खूनी है, उससे विनय और राजा का खून किया है और तुम कह रहे हो कि उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी आदित्य ने कहा कि हाँ, उसकी गलती नहीं है क्योंकि दिव्या नहीं कोई और है। ये सुनकर रिया ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? आदित्य, ये देखो। आदित्य ने अपने फोन से उस तस्वीर को निकाला जो कि विनय ने ली थी जब दिव्या उस कमरे में खड़ी थी जिस कमरे में वो बड़ी सी पेंटिंग थी। आदित्य ने वो पेंटिंग सभी को दिखाई, जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। रिया हैरान थी ये सब देखकर और उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, दिव्या? रिया के मुंह से सिर्फ यही निकला। बाकियों के भी होठ जैसे सिल गए थे। तब आदित्य ने उन सब को सारी बात बताई और कहा कि दरअसल जब विनय ने उस तस्वीर को लिया तब वो पेंटिंग बिल्कुल धुंधली पड़ चुकी थी। ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसकी पेंटिंग है। चेहरा भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। मगर विनय ने तुरंत ही उस तस्वीर को लैब में भेज दिया। उन्होंने तस्वीर को क्लीन करके वापस आदित्य के मोबाइल पर भेजा और जब आदित्य ने उस तस्वीर को देखा तब वो भी इसी तरह शॉक हो गया था। यह तो दिव्या की तस्वीर है, विवेक ने कहा। मगर इतनी पुरानी तस्वीर, वो भी दिव्या की इस किले में, कैसे? आदित्य ने कहा कि बात साफ है, दिव्या का इस तस्वीर से मिलना एक संयोग नहीं है, बल्कि इससे दिव्या का जरूर कोई ना कोई पुराना और गहरा नाता है। रिया ने कहा, हाँ वो तो समझ आ गया, मगर अब क्या? तभी विवेक ने कहा कि लेकिन हम ये कैसे पता लगाएंगे कि इस तस्वीर में जो दिख रही है वो कौन है? रिया ने कहा, हो सकता है कि ये इस महल की महारानी हो। तब आदित्य बोला, नहीं, ये इस महल की महारानी नहीं है, ये तो कोई और ही है जिसका उल्लेख हमारे इतिहास में भी नहीं है। पूजा ने कहा, बचाओ। पूजा की ऐसी आवाज सुनकर विवेक, आदित्य, रिया चौंक गए। पूजा की आवाज सुनकर सभी चौंक गए और उन्होंने इधर उधर नजर घुमाकर देखा तो पूजा कहीं भी नहीं थी। आदित्य ने कहा, व्हाट द हेल, अब पूजा भी? रिया की नजर ऊपर की तरफ गई जहां से पूजा की आवाज आ रही थी। उसने नजर उठाकर देखा तो पूजा उल्टी छत से लटक रही थी और खुद को बचाने की गुहार लगा रही थी। रिया चिल्लाई, पूजा तुम वहां कैसे? पूजा ने चिल्लाते हुए कहा कि मुझे बचा लो, मुझे नहीं पता मैं ऊपर कैसे पहुंची।
लेकिन दिव्या मुझे मार देगी। आदित्य ने चिल्लाकर कहा, दिव्या मेरी बात सुनो, पूजा को तुम कुछ भी नहीं करोगी, समझी? तभी दिव्या ऊपर से नीचे की ओर देखती हुई बोली, तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा, और जोर जोर से हंसने लगी। सभी दौड़कर छत की ओर पहुंचे और देखा कि दिव्या ने पूजा को पकड़कर नीचे की तरफ लटकाया हुआ है। आदित्य ने कहा, देखो दिव्या, तुम बात समझने की कोशिश करो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम हम सबको क्यों मारने पर उतारू हो? तुम दिव्या को छोड़ दो, तुम जो भी कहोगी हम वो करेंगे। दिव्या ने पूजा को ऊपर खींचा और उसके बालों को पकड़कर अपने हाथों में लपेट लिया। पूजा चीखने लगी और फिर उसने कहा, तुम सबको मरना होगा। आदित्य ने कहा, मगर क्यों, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दिव्या ने कहा कि तुम सब उस औघड़ की तरफ से आए हो मेरी राजकुमारी को ले जाने। तुम सबके इरादे में जानती हूं। उस दिन भी तुम। इतना कहकर दिव्या अचानक चुप हो गई और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। आदित्य समझ गया कि हो ना हो ये कोई ऐसी आत्मा है जो राजकुमारी के बेहद करीब थी और आज भी वो उसकी सुरक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। रिया ने कहा, देखो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाहती हो और क्यों, ऐसा क्यों कर रही हो ये भी नहीं मालूम। तुम्हारी राजकुमारी को कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये काफी पुरानी बात है। विवेक ने कहा कि हमें माफ कर दो, हमें यहाँ से जाने दो, मेरी दोस्त को छोड़ दो, वैसे भी तुमने हमारे 2 दोस्तों को मार डाला। दिव्या ने कहा, हाँ, क्योंकि उसने उस औघड़ की तारीफ की थी। आदित्य ने हैरत भरी बातों से पूछा कि तारीफ किसने? दिव्या ने कहा कि तुम्हारे उस विनय ने। आदित्य मन ही मन विनय को कोसने लगा और बोला कि यह विनय हर जगह मुसीबत खड़ी कर देता था हम सबके लिए, और इस बार भी उसने हम सबको फंसा दिया है, इसलिए उसकी भी जान चली गई। विवेक ने कहा, पर उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से इतनी बुरी मौत मारा तुमने उसे, और अब हम सबको मारने के लिए आमादा हो? आदित्य ने कहा कि देखो दिव्या, ऐसी क्या बात है, तुम हमें बताओ, हम तुमसे विनय की तरफ से माफी मांगते हैं अगर उसने तुम्हारी तौहीन की या तुम्हारी राजकुमारी की तौहीन की तो। दिव्या ने कहा कि विनय जब किले में घुसा तो उसने किले के बाहर ही उस बाबा के चरण छुए और कहा कि उसने जो किया बहुत सही किया, क्योंकि राजकुमारी इतनी खूबसूरत हैं कि उन्हें पाने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता था। मुझे मालूम है कि तुम दोनों मेरी राजकुमारी को ही लेने आए हो और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम सबको इसके लिए किले में ही मार कर गाड़ दूंगी, जिसकी वजह से तुम मेरी राजकुमारी को कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाओगे। आदित्य ने कहा, नहीं नहीं, मेरी बात सुनो दिव्या, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। दिव्या ने पूजा को फिर से छत से लटका दिया। देखते ही देखते पूजा का हाथ छूट गया और वो नीचे गिर पड़ी, और अब पूजा भी अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। दिव्या वहां से भाग गई और भागते भागते उस कमरे में जाकर पहुंच गई। आदित्य ने कहा, हमें दिव्या को ढूंढना होगा अगर हमें सब कुछ ठीक करना है तो, वरना हम ना इस किले से निकल पाएंगे और ना ही बच पाएंगे। तभी आदित्य के जेब में वो ताबीज निकल कर गिर पड़ी, जो कि दिव्या ने अपने हाथ से निकालकर ट्रेन में फेंक दिया था। वो ताबीज आदित्य के सामने आते ही आदित्य को सारी बातें समझ में आ गई। दरअसल जब दिव्या ने उस बार ताबीज को निकाल कर फेंका तब आदित्य वहीं था और उसने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। आदित्य ने दिव्या का विश्वास खत्म ना हो इसलिए उससे ताबीज उठाकर अपनी जेब में रख लिया और सोचा कि जब दिव्या को अकेले में मिलेगा तो उसे ताबीज देकर कहेगा
कि वो अपना विश्वास उसकी वजह से खत्म ना करे, और साथ ही वह उसकी आंटी का आशीर्वाद था, इसलिए ही वो उसे वापस पहन ले। लेकिन आदित्य को समय ही नहीं मिला और उसने दिव्या को वो ताबीज न देकर अपने पास ही रख लिया था। लेकिन अब समय आ चुका था। दिव्या को ताबीज की बहुत जरूरत थी। सभी दिव्या को ढूंढने लगे। आखिरकार दिव्या उस कमरे में ही मिली जिस कमरे में उस लड़की की तस्वीर थी जो दिव्या सी हूबहू मिल रही थी। सभी उस कमरे में पहुंचे और चुपचाप दिव्या को देख रहे थे। दिव्या उस तस्वीर को पकड़कर रोए जा रही थी और कह रही थी कि काश मैं उस वक्त राजकुमारी को बचा पाती तो मेरी जान भी बच जाती। हम सब एक साथ बगीचे में घूमते थे और घंटों बैठकर बातें करते थे। हालांकि मैं उनकी दासी थी, मगर वो मुझे सहेली से कम न समझती थी। यही कारण था कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि उनकी जान चली गई और उनकी वजह से मैं भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाई। इतना कहकर दिव्या पीछे मुड़ी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। वो बहुत ही डरावनी दिख रही थी और उसने भरी हुई आवाज में कहा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? चले जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। तुम लोगों ने माफी मांगी, इसलिए मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया, मगर ये लड़की तो मरेगी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनकर आदित्य ने कहा, नहीं, दिव्या को कुछ नहीं होगा। वो हमारी दोस्त है, हमारे साथ आई थी और हमारे साथ ही जाएगी। दिव्या जोर जोर से हंसने लगी ये बात सुनकर, और उसने कहा आदित्य की तरफ देखकर कि तू इससे प्यार करता है ना? सब पता है मुझे, इसलिए ही तो इसके लिए मरा जा रहा है, वरना किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो मेरे सामने इस तरह बातें करे। आदित्य और उसके दोस्त चुपचाप खड़े होकर दिव्या की बातें सुन रहे थे। आदित्य के हाथों में वो ताबीज थी जिसे आदित्य ने जोर से जकड़ा हुआ था और बस एक मौके का इंतजार कर रहा था कि कब दिव्या की आंखें चूक जाएं और वो ताबीज दिव्या के बाहों में बांध सके। दिव्या ने कहा कि अगर वो सब वहां से नहीं गए तो वो उन लोगों को मार देगी, मगर आदित्य वहीं दूसरी ओर कोशिश कर रहा था कि कैसे दिव्या को बचाया जाए। दिव्या देखते ही देखते दीवार पर चढ़ गई और जोर जोर से हंस रही थी। ये देखकर सभी के पसीने छूट गए। ऐसा पहली बार हुआ था कि उन सब का सामना एक प्रेत से हुआ था। इससे पहले उन लोगों ने ऐसा दृश्य नहीं देखा था। इनफैक्ट वो सभी भूत प्रेत पर विश्वास ही नहीं करते थे, मगर दिव्या की हालत देखकर उन्हें उन चीजों पर भी यकीन होने लगा था। विवेक ने कहा कि मुझे तो लगता है दिव्या को बचाना नामुमकिन है। आदित्य ने कहा, नहीं, विश्वास करो, दिव्या को कुछ भी नहीं होगा, बस हमें चौकन्ना रहना होगा। तभी रिया ने कहा, आदित्य ठीक कह रहा है, हमें अपना हौसला बनाए रखना होगा। आदित्य हौले हौले कदमों से दिव्या की तरफ बढ़ने लगा और कहने लगा, दिव्या, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे साथ चलोगी ना? अचानक दिव्या का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उसके आंखों में आंसू आने लगे और उसने हाथ बढ़ाकर कहा, आदित्य। दिव्या के मुंह से वो शब्द सुनते ही आदित्य के दिमाग की घंटी बजी और उसने झट से दिव्या को गले से लगा लिया। वो समझ गया था कि कुछ ही देर सही वो आत्मा दिव्या के शरीर से निकल गई है और दिव्या की सोल मुझे पुकार रही है। जब आदित्य ने दिव्या को गले लगाया तब रिया ने दिव्या का हाथ पकड़कर उस ताबीज को दिव्या के बाजू में बांध दिया और जैसे ही रिया ने दिव्या के बाजू में ताबीज बांधा, दिव्या चीखने लगी, जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज तेज हो गई, मगर आदित्य, विवेक, रिया और सभी दिव्या का हाथ पकड़कर खड़े थे।
कुछ देर बाद चीखते चीखते दिव्या अचानक बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब दिव्या की आंखें खुली तब वो सभी को पहचान रही थी और सबसे अच्छे से बात कर रही थी। उसने पूछा, मुझे क्या हुआ है? आप सब मेरे आसपास क्यों खड़े हैं इस तरह? आदित्य फिर दिव्या को बोला, हम तुम्हें सारी बात बताएंगे, मगर यहाँ नहीं। सुबह हो चुकी है और हमें चलना चाहिए, इससे पहले कि कोई और प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी थी हमने कर ली। इससे बड़ा सबूत हमारे पास और कोई भी नहीं, रिया ने कहा। फिर क्या? अचानक आदित्य के मोबाइल पर कुलदीप सिंह का फोन आया और उसने कहा कि पता नहीं कितने मिस कॉल पड़े थे यार, मैंने देखा नहीं। मुझे क्या हो गया था मैं नहीं जानता, 24 घंटे से सो रहा हूँ। ये बात सुनकर आदित्य हंस पड़ा। उसे हंसता हुआ सुनकर कुलदीप सिंह ने पूछा, मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ और तू हंस रहा है? आदित्य ने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तू क्यों सो रहा था। चल ठीक है, तू गाड़ी भेज, हम छावनी पहुंचते हैं, वहीं बात होगी। छावनी पहुंचकर आदित्य ने कुलदीप सिंह को सारी बात बताई। ये बात सुनकर कुलदीप को भी बहुत हैरानी हुई। उसने भगवान का शुक्र किया कि सारे लोग बच गए। फिर क्या, सभी अपने अपने घर पहुंच गए। दिव्या को सारी कहानी बताई गई। उसे भी बहुत हैरानी हुई और उसने उस ताबीज को अपनी आंटी को देकर कहा, आंटी, इसे और अच्छे तरीके से बनवा देना, मैं इसे हमेशा अपने पास रखना चाहती हूँ। आदित्य ने दिव्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और अंततः दिव्या की जिंदगी में कोई ऐसा आया जो उसकी फैमिली जैसा था। दिव्या ने आदित्य को मन ही मन अपना पति मान लिया था, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। दिव्या बहुत खुश हुई और आदित्य से शादी कर ली। दोनों बहुत ही खुश रहने लगे। दिव्या का बचपन से अकेलापन दूर हो गया। उसे कोई हमसफर मिल गया। और ये कहानी यहीं खत्म हुई।